अगर रिस्क को मैनेज नहीं करेंगे हम लोग, तब बैंक फेल होने तक सिचुएशन पैदा हो सकती है, मतलब बैंक डूब सकती है आपकी, बैंक फेल हो सकती है। तो अगर बैंक फेलियर से बचना है तो हमको रिस्क को मैनेज करना पड़ेगा, लेकिन रिस्क को मैनेज करने से पहले रिस्क को आइडेंटिफाई करना काफी इंपॉर्टेंट होगा। इसलिए हम रिस्क कौन से तरीके के होते हैं, इन सारे रिस्क को पढ़ते हैं। तो इसके अंदर हमने देखा था कि देयर इज अ लिक्विडिटी रिस्क, इंटरेस्ट रेट रिस्क, मार्केट रिस्क, क्रेडिट रिस्क। तो हमने समझा था कि लिक्विडिटी रिस्क होता है, लिक्विडिटी मतलब कैश और लाइक कैश, कैश और लाइक कैश, कैश या फिर कैश जैसा, ये हमको ट्रांजैक्शनल फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है। अगर बैंक के पास लिक्विडिटी नहीं होगी तो बैंक अपने ऑब्लिगेशन को कैश फ्लो के ऑब्लिगेशन को मीट नहीं कर पाएगी। कैश फ्लो के ऑब्लिगेशन मतलब जब बैंक में कोई डिपॉजिटर पैसा डिपॉजिट करता है, तब कुछ समय बाद वो अपना पैसा विड्रॉ करने के लिए भी आएंगे। जब वो डिपॉजिटर्स पैसा विड्रॉ करने के लिए आएंगे, तब बैंक के पास कैश या फिर कैश जैसी चीजें, उनको लिक्विडिटी कहते हैं हम, वो होनी चाहिए। जैसे कि हो गया आपका गोल्ड या फिर गवर्नमेंट बॉन्ड्स, ये चीजें तो भी होनी चाहिए। जब बैंक के पास लिक्विडिटी है, तब बैंक लोगों के विड्रॉ दे सकती है और बिजनेस एक स्मूथली चलते रहेगा। लेकिन जब बैंक में ये लिक्विडिटी कम हो जाए या फिर खत्म हो जाए, तब लिक्विडिटी रिस्क जनरेट होता है और इसका अंतिम नतीजा काफी भयंकर हो सकता है, बैंक फेल तक हो सकता है। फिर हमने देखा था इंटरेस्ट रेट रिस्क। इंटरेस्ट रेट रिस्क मतलब दिस आर द रिस्क एसोसिएटेड विद इंटरेस्ट। इंटरेस्ट, बैंक डिपॉजिट लेती है तब इंटरेस्ट देती है, बैंक लोन देती है तब इंटरेस्ट रिसीव करती है, मतलब इंटरेस्ट का आदान प्रदान किया जाता है बैंक। तब अगर इंटरेस्ट रेट को फिर इंटरेस्ट रेट बदल दिए जाए, तब बैंक को नुकसान होने की संभावना है। ऐसा नहीं कि हर बार नुकसान होगा, फायदा भी होगा, लेकिन हम रिस्क पढ़ रहे तो यहाँ पे नुकसान की ही बात करें। सो बैंक को नुकसान होने की संभावना है, मतलब क्या है, इंटरेस्ट रेट रिस्क है। फिर हमने देखा था मार्केट रिस्क होता है। मार्केट रिस्क मीन्स व्हाट? मार्केट एक ऐसी जगह होती है जहां पे हम बाय और सेल करते हैं, गुड्स एंड सर्विसेज को बाय और सेल करेंगे, वो जगह है मार्केट। तो मार्केट के अंदर जब हम बाय और सेल कर रहे हैं तो दो फोर्सेस नोन एज डिमांड एंड सप्लाई काम करती है, डिमांड एंड सप्लाई। अब ये डिमांड एंड सप्लाई कभी भी स्टेबल नहीं होती है, ये समय के साथ कॉन्सिक्वेंसेस सर्कमस्टेंसेस के साथ बदलती रहती है। तो इसके कारण मार्केट में कभी चढ़ाव दिखेगा तो कभी उतार दिखेगा, तो कभी फिर चढ़ाव तो कभी उतार, तो ये अप्स एंड डाउन चलते रहते हैं। जब ये अप्स एंड डाउन चलते तब मार्केट के अंदर फ्लक्चुएशंस क्रिएट होती है, इसको हम कहते हैं मार्केट फ्लक्चुएशंस। इसके कारण क्या होता है, प्राइजेस बदलती जाती है, गुड्स एंड सर्विसेज की क्या होती है, प्राइजेस बदलती है और इससे मार्केट में रिस्क जनरेट होते हैं। जैसे बैंक गोल्ड को पोजेस करती है या फिर जमीनें होगी या फिर बिल्डिंग्स होगी या फिर गाड़ियां होगी जो कोलैटरल में मिलती है उनको, और वो अपनी पोजेशन में ले लेती है, तो बैंक इन सारे कमोडिटीज को पोजेस करती है। जब मार्केट फ्लक्चुएशंस आएंगे, कमोडिटी की प्राइसेस गिरना शुरू हो जाएगा, तो बैंक के लॉसेस हो जाएंगे ना। अब बैंक ने गोल्ड रिजर्व बना के रखा है और गोल्ड की प्राइस गिर गई, तो वो क्या है, कमोडिटी रिस्क, दैट इज अंडर द मार्केट रिस्क। उसी तरीके से बैंक ने शेयर्स होल्ड करके रखी है और शेयर की प्राइस गिर गई मार्केट में डिमांड सप्लाई के कारण, तो वो क्या है, मार्केट रिस्क है, उसको हम कहेंगे इक्विटी रिस्क। तो इक्विटी रिस्क, कमोडिटी रिस्क, उसी तरीके से होता है करेंसी रिस्क। बैंक्स आल्सो होल्ड डिफरेंट टाइप ऑफ करेंसीज, मतलब रुपया दे के बैंक ने डॉलर खरीद रही है, जब डॉलर अपने पास स्टॉक करके रख रही है और डॉलर की प्राइस वहां पे गिर गई, रुपए की प्राइस बढ़ गई और डॉलर की प्राइस गिर गई, तो बैंक का नुकसान हो जाएगा वहां पे। सो दैट्स हाउ हम समझते हैं कि करेंसी हो गई, देन आपके कमोडिटीज हो गए, शेयर्स हो गए, ये सारी इनकी प्राइसेस जो है ना वो मार्केट के ऊपर डिपेंड है। सो जब मार्केट में डाउन स्लाइड आती है तब बैंक को रिस्क तक फेस करने पड़ सकते हैं, उसको हम कहेंगे मार्केट रिस्क। फिर हमने लास्ट जो पढ़ा था वो था क्रेडिट रिस्क। व्हाट इज दिस क्रेडिट रिस्क? क्रेडिट यानी कर्जा। मैंने लास्ट लेक्चर में आपको इससे रिलेटेड 2-3 टर्मिनोलॉजी समझाई थी। क्रेडिट यानी लोन। सो क्रेडिट क्रिएशन क्या होता है, लोन देना एक प्रोसेस है, क्रेडिट क्रिएशन एक प्रोसेस है जहां पे डिपॉजिट्स लिए जाते हैं लोगों से और दूसरे लोगों को कर्जे दिए जाएंगे।
अब इस प्रोसेस के अंदर होता क्या है, एंड रिजल्ट में मार्केट में मनी सप्लाई बढ़ जाता है, मनी सप्लाई बढ़ जाता है। तो क्रेडिट क्रिएशन डिसाइड द मनी सप्लाई इनटू द मार्केट। ये हमने एक बेसिक कॉन्सेप्ट यहाँ पे पढ़ दी, ये हमको आगे आने वाले चैप्टर में वेरी वेरी क्रूशियल है ये सारे टर्मिनोलॉजीज। फिर हमने समझा था कि क्रेडिट है मतलब लोन दिए जा रहे हैं। जब हम क्रेडिट दे रहे हैं तो सामने वाला पर्सन बैंक के सामने एक रिस्क लेके आएगा ना, जिनको कर्जे दिए जा रहे हैं वो रिस्क लेके आएंगे। अब ऐसा जरूरी नहीं कि रिस्क सब एक जैसा ही लेके आएंगे, डिफरेंट टाइप के रिस्क आएंगे। मान लो बैंक ने जिस पर्सन को कर्ज दे वो पर्सन, पहला पर्सन होगा गवर्नमेंट। अगर सरकार को कर्जा दिया है तो रिस्क कम है। हाँ, वो भी सरकार कौन सी उसके ऊपर डिफाइन होगा। अगर आपकी सोमालिया जैसी सरकार, सोमालिया तो अभी सरकार ही नहीं है, आपकी वेनेजुएलन सरकार हो गई, देन आपकी पाकिस्तान हो गई, श्रीलंका हो गई, हाँ, अगर ऐसी सरकार की बात करोगे तो नहीं, उनके ऊपर भरोसा नहीं है। लेकिन इंडिया, अमेरिका, ब्रिटेन, ये स्टेबल गवर्नमेंट्स है ना, ये इकोनॉमी फ्लरिशिंग इकोनॉमीज है। तो जब ये सरकारें कर्जे लेंगी तब बैंक के सामने रिस्क ना के बराबर होगा, क्योंकि सरकार के पास तो बहुत पैसा है, सरकार जब चाहे तब पैसा वापस करेगी, डिफॉल्ट नहीं हो सकती, तो यहाँ पे रिस्क सबसे कम होगा। फिर अगर कोलेटरल बेस्ड कर्जे दिए गए, तो कोलेटरल बेस्ड जो कर्जे दिए जाते हैं, तो कोलेटरल बेस्ड कर्जों में डिफरेंट टाइप ऑफ कोलेटरल ब्रिंग्स डिफरेंट टाइप ऑफ रिस्क। जैसे अगर मैं सोना गिरवी रखूंगा तो सोने की प्राइजेस कंपैरेटिवली स्टेबल है, सोने में डेप्रिसिएशन काफी कम दिखाई देता है। लेकिन मैं सोने की जगह पे उसी वैल्यू की अपनी एक एसेट, मान लो एक गाड़ी, 10 लाख रुपए का सोना है तो मैंने उसकी जगह पे 10 लाख रुपए की गाड़ी गिरवी रख दी, लेकिन गाड़ी में डेप्रिसिएशन ज्यादा है ना, तो डेप्रिसिएशन ज्यादा है मतलब गाड़ी को बेचने के बाद बैंक को ज्यादा पैसे नहीं मिलेंगे, तो वहां पे उनका मॉनिटरी लॉस होगा। जब इन केस ऑफ एनपीए, तो वहां पे क्या है, रिस्क ज्यादा है। सो कोलेटरल एज अ गोल्ड एंड कोलेटरल, सॉरी, कार एज अ कोलेटरल, ये डिफरेंट टाइप के रिस्क लाएंगे बैंक के सामने। तो यहाँ पे रिस्क वेरी होगा। मान लो थर्ड पर्सन है कोलेटरल फ्री, कोलेटरल फ्री कर्जे भी दिए जाते हैं। जैसे आप क्रेडिट कार्ड पे जो कर्जे लेते हो वो कोलेटरल फ्री है। जो आप डिमांड, सॉरी नॉट डिमांड ड्राफ्ट, मिस्टेक, ओवरड्राफ्ट, ओवरड्राफ्ट पे जो कर्ज लेते हो वो कोलैटरल फ्री है। या फिर किसी स्पेसिफिक गवर्नमेंट स्कीम में जो कर्जा मिल जाता है वो कोलैटरल फ्री हो जाता है। फॉर एग्जांपल विश्वकर्मा योजना भी रिसेंटली लॉन्च हुई है, तो विश्वकर्मा स्कीम के अंदर अप टू 3 लाख रुपीज आपको कोलैटरल फ्री कर्जे मिल रहे हैं। तो ये सारे कोलैटरल फ्री कर्जे। अब जो कोलैटरल फ्री कर्जे बैंक के सामने है, वो बैंक के सामने 100% रिस्क जनरेट करेंगे ना। अगर मैंने बैंक में 1 लाख रुपए का कोलेटरल फ्री कर्जा लिया है और मैं पैसा लेके भाग गया, तो बैंक के पास क्या ऑप्शन है उस पैसे को रिकवर करने के लिए? काफी मिनिमम ऑप्शन है ना। लेकिन बैंक का पैसा तो डूब गया ना वहां पे, तो कोलेटरल फ्री कर्जे के ऊपर ज्यादा रिस्क है। सिंपल पॉइंट यहाँ पे है कि बैंक ने कर्जे दिए अलग अलग लोगों को, लेकिन अलग अलग लोगों ने अलग अलग टाइप के रिस्क जनरेट किए बैंक के सामने। दिस इज नोन एज क्रेडिट रिस्क। ये क्या होता है, क्रेडिट रिस्क। तो हमने लास्ट लेक्चर में क्रेडिट रिस्क तक पढ़ा था, अभी उसके आगे पढ़े। तो दिस इज योर डिफॉल्ट ऑफ क्रेडिट रिस्क। फिर इसके अंदर हमने सब टाइप पढ़े थे, जैसे एक है काउंटर पार्टी रिस्क और दूसरा है कंट्री रिस्क। व्हाट इज काउंटर पार्टी रिस्क एंड व्हाट इज कंट्री रिस्क? काउंटर पार्टी रिस्क मतलब क्या है कि जब काउंटर पार्टी फेल हो जाए अपना काम करने में। ट्रेड होता है, ट्रेड के अंदर एक पार्टी तो दूसरी काउंटर पार्टी होती है। मान लो ए पर्सन है जो मैन्युफैक्चरर है, बी पर्सन है जो ट्रेडर है। तो बी ए से गुड्स को खरीदेगा और मार्केट में बेचेगा, लेकिन ए को प्रोड्यूस करने के लिए पैसा चाहिए ना। सो ए ने बैंक से कर्जा लिया, सो ए ने बैंक से कर्जा ले लिया, बोरोड मनी। जब ए ने बैंक से कर्जा लिया है तब ए एक्सपेक्ट कर रहा है कि जब वो बी को डिलीवरी देगा तो बी उनको पेमेंट करेगा और उसी पेमेंट से ए बैंक का कर्जा चुकाएगा। लेकिन मान लो बी ने पेमेंट ही नहीं की, कुछ जेन्युइन कारण, कुछ इनजेन्युइन कारण, कुछ भी हो सकते, बट इन एनी केस बी ने ए को पैसे ही नहीं दिए, तो ए ने जो बैंक से कर्जा लिया है वो भी तो वो चुका नहीं पाएगा ना। तो दैट मींस ए बैंक के सामने क्रेडिट रिस्क जनरेट करेगा।
यही होता है काउंटर पार्टी रिस्क, क्योंकि ये जो बी पर्सन है इट इज नोन एज काउंटर पार्टी। ये कौन है? काउंटर पार्टी। So what is this? This is a variant of credit risk. Credit risk का type A is related to the non-performance of the trading partner. Trading partner का non-performance, B ने A को पैसा नहीं दिया due to the counterparty's refusal or inability to perform. So this is known as credit risk. Then country risk. Country risk is very simple. Country यानी देश। अगर देश कोई डिसीजन लेता है उसके कारण लोग अपने कर्जे बैंक में नहीं चुका पाएंगे तो वो हो जाएगा कंट्री रिस्क। जैसे रशिया ने यूक्रेन के साथ वॉर डिक्लेयर कर दिया, रशिया यूक्रेन वॉर, या फिर इजराइल अभी चालू है, इजराइल ने पैलेस्टाइन के ऊपर वॉर कर दिया। सब ये जो वॉर्स हो रही ये कंट्री के डिसीजन है ना, लेकिन जब भी युद्ध होगा तब मार्केट के ऊपर निगेटिव इंपैक्ट होगी वहां पे। अब क्योंकि एक काफी खतरनाक माहौल है वहां पे, बमबारी हो रही है, गोलियां चल रही है, जान जाने का खतरा है, तो कोई बाहर आके काम नहीं करेगा ना फ्रीली। देयर इज नो फ्री एंड फेयर एनवायरनमेंट टू कंडक्ट बिजनेस। तो वहां पे बिजनेसेस नहीं होंगे, बिजनेसेस नहीं होंगे तो प्रॉफिट नहीं होगा, प्रॉफिट नहीं होगा तो जो लायबिलिटी है लोगों को कर्जा चुकाने की, जो लायबिलिटी है बैंक को, वो सेटिस्फाई नहीं कर पाएंगे ना। सो दिस इज नोन एज कंट्री रिस्क। तो ये कंट्री रिस्क, काउंटर पार्टी रिस्क, दीज आर टाइप्स ऑफ क्रेडिट रिस्क। बढ़ते हैं अगले। सो ऑपरेशनल रिस्क। ऑपरेशन मतलब डेली एक्टिविटीज, बैंक के अंदर जो एक्टिविटीज होती है वो डेली एक्टिविटीज। सो ये जो ऑपरेशनल रिस्क है ये क्या होता है? जब बैंक के अंदर डिफरेंट टाइप ऑफ ऑपरेशंस होते हैं, मान लो एम्प्लॉइज है बैंक के, वो एक सेट ऑफ प्रोटोकॉल के तहत लोगों को कर्जे दे रहे हैं, तो प्रोटोकॉल को फॉलो करना और कर्जे देना तो एक ऑपरेशन हो गया। बैंक के अंदर एक सॉफ्टवेयर है, वो सॉफ्टवेयर काम करता है तो वो एक ऑपरेशन, सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन इज ऑपरेशन ऑफ द बैंक, ठीक है ना। तो आरबीआई ने कुछ नियम लगाए हैं बैंक को, अगर वो नियम जो फॉलो किए जा रहे हैं वो दीज आर अनदर ऑपरेशंस इनटू द बैंक। तो बैंक के अंदर डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑपरेशंस है। जब इन ऑपरेशंस में कुछ खामी रह जाए या फिर ये ऑपरेशन ढंग से परफॉर्म नहीं किए जाएंगे तो बैंक के सामने लॉसेस होंगे। वो लॉसेस मॉनिटरी और नॉन मॉनिटरी दोनों तरीके से होंगे। मॉनिटरी लॉसेस मतलब प्योरली पैसे का नुकसान हो जाएगा, नॉन मॉनिटरी मतलब रेपुटेशन लॉस हो जाएगा, ठीक है ना। अलग अलग तरीके से लॉसेस जनरेट हो सकते हैं। उन लॉसेस को आप कहोगे ऑपरेशनल रिस्क। ऑपरेशनल रिस्क मतलब these are risks generated due to the failure or inadequate efficient operation, वो होते हैं आपके ऑपरेशनल रिस्क। सो बेसल कमिटी ने ऑपरेशनल रिस्क को डिफाइन किया है, ऑपरेशनल रिस्क एज द रिस्क ऑफ लॉस, नुकसान होने की संभावना, रिजल्टिंग फ्रॉम द इनएडिक्वेट और फेल्ड इंटरनल प्रोसेस, पीपल एंड सिस्टम। इंटरनल प्रोसेस मतलब जो बैंक के नियम होते हैं वो सारे नियम, पीपल मतलब बैंक के जो कर्मचारी होते हैं, सिस्टम मतलब जैसे सॉफ्टवेयर वगैरह की कोई सिस्टम होगी वो, और फ्रॉम एक्सटर्नल इवेंट्स और बाहरी इंटरफेरेंस। इनके कारण जब बैंक में लॉसेस होंगे तब आप उसको कहोगे ऑपरेशनल रिस्क। तो ऑपरेशनल रिस्क इज वेरी सिंपल गाइस। ऑपरेशनल रिस्क मतलब क्या है कि जब बैंक के ऑपरेशन फेल कर जाए। अब ये बैंक के ऑपरेशन फेल करने मतलब हो क्या रहा है, जैसे मान लो बैंक के अंदर एक कर्मचारी है, उस कर्मचारी ने करप्शन करके एक ऐसे इंसान को कर्जा दिया जिसको नहीं मिलना चाहिए था, एक फ्रॉड इंसान को कर्जा दे दिया, वो ऑपरेशनल रिस्क हो जाएगा ना, क्योंकि उस कर्मचारी ने ढंग से काम नहीं किया, इनएफिशिएंट काम किया वहां पे, या फिर उसने फ्रॉड एक्टिविटी की बैंक के अंदर, तो ये ऑपरेशनल रिस्क है। या फिर मान लो एक सॉफ्टवेयर है बैंक के अंदर जो इंटरनेट बैंकिंग के सर्वर को कंट्रोल कर रहा है, उसी सॉफ्टवेयर को किसी ने हैक करके क्रैश कर दिया, या फिर बैंक के अंदर कर्मचारी ने उस सॉफ्टवेयर में कुछ छेड़छाड़ कर दी, या फिर वो सॉफ्टवेयर कुछ टेक्निकल रीजन के कारण खराब हो गया, लेकिन इन सारी एक्टिविटीज में बैंक का मॉनेटरी लॉस तो हो रहा है ना वहां पे, तो वो चीज क्या है, ऑपरेशनल रिस्क। इसी तरीके से हम ऑपरेशनल रिस्क होते हैं। इसके दो सब टाइप है, पहला तो है ट्रांजैक्शनल रिस्क और दूसरा है कंप्लायंस रिस्क। ट्रांजैक्शनल रिस्क इज द रिस्क अराइजिंग फ्रॉम द फ्रॉड और बोथ इंटरनल एंड एक्सटर्नल फेल्ड बिजनेस प्रोसेस एंड इनएबिलिटी टू मेंटेन बिजनेस continuity and manage information.
इसका मीनिंग क्या है, सिंपल लैंग्वेज में आपको बताता हूँ, ये डेफिनेशन टेक्निकल हो जाती है यहाँ पे। ट्रांजैक्शनल रिस्क, ट्रांजैक्शन मतलब आदान प्रदान करना, लेना और देना। यहाँ पे हम ट्रांजैक्शन मतलब इंफॉर्मेशन की बात करते हैं, पर्टिकुलरली किसकी बात करते हैं, इंफॉर्मेशन। सो मान लो एक पर्सन है, ए पर्सन, वो बैंक में कर्जा लेने के लिए गया, और बैंक का जो एम्प्लॉय है, ई पर्सन, उसकी जिम्मेदारी क्या है इस बैंक के एम्प्लॉय की, कि ए पर्सन को सारी नेसेसरी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना। उस आधार पे ए पर्सन अपना डिसीजन लेगा कि कितनी इन्वेस्टमेंट करनी है बैंक में, कितनी नहीं करनी। अगर ई पर्सन है जो एम्प्लॉय है बैंक का, उसने ए पर्सन को सही से पूरी इंफॉर्मेशन नहीं दी, तो यहाँ पे ए पर्सन क्या कर लेगा, डिफॉल्ट भी हो सकता है। मान लो ई पर्सन ने ये कहा ए पर्सन को कि अगर तुम हमारी बैंक में कर्जा ले रहे हो तो तुमको ट्रांजैक्शनल फी नहीं लगेगी। ट्रांजैक्शनल फी लगती है कर्जे लेते समय, तुमको ट्रांजैक्शनल फी हम माफ कर देंगे। अब जब ए पर्सन बैंक में कर्जा लेने के लिए जाएगा, सारी प्रोसेस हो जाएगी और अंत में उसको कहा जाएगा कि तुम एक काम करो, ट्रांजैक्शन फी दे दो 1%, जितना तुम लोन ले रहे हो उसका 1% ट्रांजैक्शन फी तुमको देनी है। ए पर्सन तो गुस्सा हो जाएगा ना, वो बोलेगा नहीं, मुझे जब आपकी एम्प्लॉय ने इन्फॉर्मेशन दी, उन्होंने कहा कि ट्रांजैक्शन फी नहीं लगेगी। अब मैं अगर 1 करोड़ का लोन ले रहा हूँ, उसके ऊपर 1% की ट्रांजैक्शन फी मतलब 1 लाख रुपए, तो ए पर्सन बोलेगा मेरा 1 लाख रुपए का नुकसान हो रहा है ना तुम्हारे कारण, क्योंकि तुमने मुझे सही इन्फॉर्मेशन नहीं दी। ये होता है, ये प्रैक्टिकल रीजन से, प्रैक्टिकल ये चीजें देखी गई है कि कर्जे या फिर प्रोडक्ट ज्यादा बांटने के चक्कर में मिस इन्फॉर्मेशन दी जाती है, उसके कारण बैंक के लॉसेस हो जाते हैं। एक तो रेपुटेशन भी लॉस होता है, कभी कभी मॉनेटरी लॉस भी हो जाता है। तो ये क्या है, ट्रांजैक्शनल रिस्क है। यहाँ पे एम्प्लॉय ने कस्टमर को प्रॉपर इंफॉर्मेशन ट्रांजैक्ट नहीं की। ये उल्टा भी हो सकता है, ए जो पर्सन है फ्रॉड पर्सन है। ए ने क्या किया, कुछ जाली दस्तावेज बनाए कि उसके पास एक जमीन है, उन जाली दस्तावेज के आधार पे उसने ई से मतलब बैंक से कर्जे ले लिया। तो ए ने सही इंफॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं की ना, तो वो ट्रांजैक्शनल रिस्क है। So this is how we understand this risk. So transactional risk means what? जब proper information को ट्रांसफर नहीं किया जाएगा, तब जिस तरीके के रिस्क आएंगे, तो वो क्या है, ट्रांजैक्शनल रिस्क। इट इज द रिस्क अराइजिंग फ्रॉम द फ्रॉड और बोथ इंटरनल एक्सटर्नल फेल्ड बिजनेस प्रोसेस। तो ये ट्रांजैक्शनल रिस्क है। या फिर कोई एम्प्लॉय है, एम्प्लॉय का काम क्या होता है कि जब उनके सामने कोई भी कर्जा लेने के लिए आएगा, तो उस कस्टमर का पूरा बैकग्राउंड चेक करना है, पूरा बैकग्राउंड, कि उस पर्सन ने पहले कभी कर्जे लिए क्या, वो कर्जे जो लिए वो समय पे चुका है क्या, कितने बाउंस किए, कभी एनपीए हुआ है क्या, कभी बिल्कुल डिफॉल्ट हुआ है क्या। अगर बैंक ये सारे बैकग्राउंड चेक ढंग से नहीं करेगा, तो वो गलत इंसान को कर्जे दे बैठेंगे, और गलत इंसान को कर्जा देने के बाद बैंक का नुकसान हो सकता है। तो वो क्या है, ट्रांजैक्शन रिस्क है। तो फेल्ड बिजनेस के कारण ना, फेल्ड बिजनेस प्रोसेस मतलब यही है कि ये बैंक के कर्मचारी का काम था कि प्रॉपर बैकग्राउंड चेक करना, इसलिए सिबिल स्कोर चेक किया जाता है। सिबिल स्कोर आपको पता होगा, सिबिल स्कोर मतलब एक क्रेडिट स्कोर होता है, इट्स अ क्रेडिट स्कोर। तो सिबिल स्कोर एक क्रेडिट स्कोर होता है। जब भी आप बैंक में कर्जा लेने के लिए जाओगे, तो बैंक के अंदर आपका सिबिल स्कोर मांगा जाता है कि बताओ तुम्हारा सिबिल स्कोर क्या है। मैक्सिमम ये स्कोर 900 होता है, ठीक है। अगर आपका स्कोर 750 के अबव है, तब इट इज कंसिडर एज गुड और आपको नॉर्मल रेट पे कर्जे मिलेंगे। अगर 750 से कम है, फिर आपको रिस्क ज्यादा मान के हम ये माना जाता है कि आपसे रिस्क ज्यादा है, तो फिर आपको कम कर्जे दिए जाएंगे या फिर हायर इंटरेस्ट रेट पे कर्जे दिए जाएंगे। तो ये सिबिल स्कोर होता है। तो सिबिल स्कोर इज अ क्रेडिट स्कोर, ये लोगों के कर्जे की इंफॉर्मेशन को स्टोर करता है और आपका एक स्कोर जनरेट करता है। फिर बैंक की एम्प्लॉय की जिम्मेदारी है कि वो जब भी उनके सामने कोई कस्टमर आएगा, तब उन कस्टमर का प्रॉपर बैकग्राउंड चेक करे, उनका सिविल स्कोर चेक करे, उनके प्रीवियस रिकॉर्ड्स को चेक करे, उन्होंने जो एसेट्स दिखा है वो एसेट्स उनके हैं कि नहीं है वो प्रॉपरली चेक करे। इस तरीके से बैंक के प्रोसेसेस है। अगर ये प्रोसेसेस सेटिस्फाई नहीं किए जाएंगे, तो हम मानेंगे कि देयर इज अ फेल्ड बिजनेस प्रोसेस। ओके, सो दिस इज ट्रांजैक्शन रिस्क। बढ़ते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट इज कंप्लायंस रिस्क। कंप्लायंस, कंप्लायंस मतलब
रूल्स को फॉलो करना, कंप्लाई करना मतलब क्या है, रूल्स को फॉलो करना। जब आप रूल्स को फॉलो नहीं करोगे तब नुकसान हो सकता है, उसको आप कहोगे कंप्लायंस रिस्क। दैट रिस्क इज नोन एज कंप्लायंस रिस्क। अब ये कैसे होता है, सी मानो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आरबीआई ने सारे बैंकों को एक नियम लगाए जिसको आप SLR CRR ये कहते हैं। SLR स्टैंड फॉर स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, CRR स्टैंड फॉर कैश रिजर्व रेशियो। ये जो SLR और CRR है ये मैंडेटरी है। ये कैसे है, मैंडेटरी है। अगर बैंक SLR CRR को नहीं मेंटेन करेगी तो बैंक के अंदर लिक्विडिटी रिस्क जनरेट हो जाएगा, लिक्विडिटी रिस्क जनरेट हो जाएगा, और लिक्विडिटी रिस्क जनरेट होने के बाद बैंक में और मुश्किलें पैदा हो जाएगी। तो ये जो लिक्विडिटी रिस्क जनरेट हुआ, ये क्यों जनरेट हुआ है, क्योंकि बैंक ने नियमों को अनदेखा किया, SLR CRR मेंटेन करना था, नहीं किया। अब बैंक के पास लिक्विडिटी नहीं है, जब बैंक के पास लिक्विडिटी नहीं है तो बैंक रन सिचुएशन आ सकती है। बैंक रन सिचुएशन मतलब ऐसी सिचुएशन होती है जब बैंक के पास लिक्विडिटी नहीं है, लोगों को देने के लिए पैसा नहीं है, तब लोग खाली हाथ बैंक से वापस जाएंगे। अब ये बैंक रन सिचुएशन बैंक फेल करने के लिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाती है। सो कंप्लायंस रिस्क इज दिस, आरबीआई कोई नियम बना रहा है, सरकार कोई नियम बना रही है और बैंक उन नियमों को फॉलो नहीं कर रहा है, मतलब बैंक नियमों को कंप्लाई नहीं कर रहा है, तब बैंक में जो रिस्क होंगे वो कंप्लायंस रिस्क। So compliance risk is the risk of legal or regulatory sanctions, financial losses, reputational losses that a bank may suffer as a result of its failure to comply with any or all of the applicable laws, regulation, code of conduct, standard of good practices. कोई भी नियम, अगर उन नियमों को फॉलो नहीं करोगे तो रिस्क जनरेट रहेगा। मान लो बैंक के अंदर जो भी कस्टमर जाता है तो उस कस्टमर के साथ एक अच्छा व्यवहार करना चाहिए, कस्टमर सर्विस अच्छे से प्रोवाइड करनी चाहिए आपको। बैंक को कस्टमर्स के साथ बदतमीजी नहीं करनी चाहिए, इग्नोरेंस नहीं दिखाना चाहिए। अगर बैंक इस तरीके का व्यवहार कर रही है तब ये माना जाएगा कि बैंक के पास बैंक कंप्लायंस रिस्क जनरेट, उससे बैंक में लॉसेस होगी, बैंक की रेपुटेशन लॉस होगी, बैंक की रेपुटेशन लॉस हो जाएगी। तो दिस इज नोन एज कंप्लायंस रिस्क। तो ये ऑपरेशनल रिस्क के अंदर ही आएगा। सो ट्रांजैक्शन रिस्क एंड कंप्लायंस रिस्क, ये दो इंपॉर्टेंट रिस्क है अंडर ऑपरेशनल रिस्क। बढ़ते हैं नेक्स्ट, अदर रिस्क। सो अदर रिस्क के अंदर दो तरीके के रिस्क रहेंगे, स्ट्रेटेजिक एंड रेपुटेशनल। अदर रिस्क मतलब क्या कि अभी तक हमने जितने भी रिस्क पढ़े, जो भी रिस्क उन कैटेगरी में नहीं आएगा तो वो अदर में आ जाएगा। ये खिचड़ी है, मतलब यहाँ पे कोई स्पेसिफिक क्राइटेरिया नहीं है, ठीक है। जैसे यहाँ पे एक स्ट्रेटेजिक रिस्क मतलब क्या होता है, इट इज अ रिस्क अराइजिंग फ्रॉम द एडवर्स बिजनेस डिसीजन, improper implementation of decision and lack of responsiveness to the industry changes। सिंपल, जब बैंक के डिसीजन गलत हो जाएंगे तब बैंक के सामने रिस्क आएंगे ना, तो वो स्ट्रेटेजिक रिस्क है। जब आप गलत डिसीजन लोगे और गलत डिसीजन लेने के बाद जो रिस्क आएगा तो वो स्ट्रेटेजिक रिस्क है। अब ये गलत डिसीजन क्यों लिए जाएंगे, क्योंकि बैंक का मैनेजमेंट गलत है। जब मैनेजमेंट ढंग से नहीं होगा ना बैंक का, तब स्ट्रेटेजिक रिस्क जनरेट हुए किए जाएंगे। मान लो बैंक ने एक डिसीजन लिया कि उनको एक ब्रांच ओपन करनी है, ठीक है। अब बैंक ने जहां पे ब्रांच ओपन की है वहां पे बैंक को कस्टमर बेस ही नहीं मिल रहा है, लेकिन ब्रांच ओपन करने के लिए बैंक ने तो 50 करोड़ रुपए खर्च कर दिए और वहां पे कस्टमर बेस ना होने के कारण बैंक काम ही नहीं कर रही, तो बैंक के लॉसेस हो रहे हैं ना। दिस इज नोन एज स्ट्रेटेजिक रिस्क। बैंक ने गलत जगह पे बैंक खोल दी, वो स्वीट स्पॉट नहीं है बैंक के लिए, ठीक है। तो ये क्यों, मैनेजमेंट के गलत डिसीजन के कारण होता है, तो इसको आप कहोगे मैनेजमेंट स्ट्रेटेजिक रिस्क। तो नेक्स्ट है आपका रेपुटेशनल रिस्क। रेपुटेशन मतलब गुडविल। बैंक की रेपुटेशन डिसाइड करती है कि बैंक का बिजनेस कितना बड़ा होगा, है ना। बैंक की रेपुटेशन डिसाइड करेगी कि बैंक के अंदर डिपॉजिट्स कितने आएंगे,
बैंक की रेपुटेशन डिसाइड करेगी बैंक के अंदर कैपिटल इन्वेस्टमेंट कितनी आएगी। ये सारी चीजें बैंक की रेपुटेशन से डिसाइड होती है। जब बैंक की रेपुटेशन खराब हो जाएगी तब बैंक के अंदर डिपॉजिट भी कम आएंगे, इन्वेस्टमेंट भी कम आएंगे ना। आप क्यों ऐसी बैंक में इन्वेस्ट करने की डिपॉजिट डालने की कोशिश करोगे जहां पे प्रॉफिट मिलने की संभावना काफी कम है या फिर जहां पे रिस्क ज्यादा है? नहीं रख सकते ना। अब डिपॉजिट सॉरी ये जो रेपुटेशन है ये खराब कैसे होती है? तो उसके कुछ रीजन हमने पीछे अलग अलग रिस्क में देखे। मान लो किसी बैंक के अंदर क्रेडिट रिस्क सबसे ज्यादा है, क्रेडिट रिस्क ज्यादा है, तो बैंक की रेपुटेशन दांव पे चली गई ना। क्रेडिट रिस्क मतलब क्या कि बैंक में जो कर्जे दिए जा रहे हैं वो वापस नहीं आ रहे। जब बैंक में रिस्क सॉरी जो दिए हुए कर्जे वापस नहीं आ रहे तो बैंक प्रॉफिट भी नहीं कमाएगी। जब बैंक प्रॉफिट नहीं कमाएगी तो इन्वेस्टर क्या देखेंगे, यार उस बैंक में पैसा लगाने से हमारा नुकसान है, वो नहीं आएंगे। डिपॉजिटर्स क्या सोचेंगे, यार उस बैंक के अंदर जो है ना तो अगर हम कर्जा लेने के लिए हम अगर डिपॉजिट डालने के लिए जाएंगे तो हमारा पैसा लोगों को कर्जे में दिया जाएगा और लोग वापस ही नहीं दे रहे पैसा तो बैंक हमारा पैसा कैसे देंगे, है ना। डिपॉजिटर्स यही सोचेंगे कि बैंक प्रॉफिट नहीं जनरेट कर पा रही तो हमारा पैसा कैसे मिलेगा वहां पे, तो डिपॉजिटर्स भी वहां पे नहीं जाएंगे। तो रेपुटेशनल रिस्क। अब एक रिसेंटली घटना हुई थी पंजाब नेशनल बैंक पीएनबी। तो पंजाब नेशनल बैंक के अंदर एक किस्सा हो गया था कि नीरव मोदी जी, नीरव मोदी ये एक पर्सन है जिन्होंने बैंक से कर्जे लिए थे। कुछ तो भी 11,000 करोड़ रुपए के कर्जे थे इनके ऊपर। अब ये डिफॉल्ट हो गए और ये इंडिया छोड़ के भाग गए। उसके कारण क्या हो गया, पंजाब नेशनल बैंक के ऊपर एक बहुत बड़ा धब्बा लग गया वहां पे। तो उनकी रेपुटेशन खराब हो गई थी वहां पे। तुरंत उसके बाद उनके स्टॉक प्राइजेस रिड्यूस हो गए थे वहां पे। उनके जो शेयर की प्राइजेस थे ना वो सारे के सारे रिड्यूस हो गई थी। तो दिस इज नोन एज रेपुटेशन रिस्क। तो रेपुटेशन रिस्क, तो रेपुटेशन रिस्क इज द रिस्क अराइजिंग फ्रॉम द नेगेटिव पब्लिक ओपिनियन। जब नेगेटिव पब्लिक ओपिनियन हो जाएगा उसके बाद जो रिस्क होगा वो रेपुटेशन रिस्क। सो दिस इज नोन एज रिस्क। सो अदर रिस्क के अंदर स्ट्रेटेजिक रिस्क और रेपुटेशन रिस्क, ये दो रिस्क काफी इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पे हमने सारे रिस्क के टाइप पढ़ लिए। अभी तक हमने देखा कि देयर इज अ क्रेडिट रिस्क, लिक्विडिटी रिस्क, मार्केट रिस्क, इंटरेस्ट रेट रिस्क एंड अदर रिस्क। आगे बढ़ते हैं हम रिस्क मैनेजमेंट। सो गाइस मान लो कि आप एक मैनेजर हो बैंक के अंदर, आप पीओ क्वालिफाई हो गए। पीओ के बाद एक कुछ समय के बाद एक बैंक में आप मैनेजर बनोगे। सो जब आप मैनेजर बनोगे तब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होगी? वन ऑफ द रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी ये होगी कि आपके बैंक का बिजनेस स्मूथली फंक्शन करे। और वो करने के लिए आपको सबसे पहले देखना पड़ेगा कि आपकी बैंक के सामने रिस्क क्या है। जरूरी नहीं है सारे बैंक के सामने रिस्क एक जैसी हो और सारे आइडेंटिकल। अब मान लो कोई बैंक है जो आरआरबी है, रीजनल रूरल बैंक। अब आरआरबी तो ग्रामीण क्षेत्रों में काम करती है। कंपेयर टू द आरआरबी, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया किसी अर्बन एरिया में, मान लो मुंबई के साउथ बॉम्बे रीजन में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की एक ब्रांच है और किसी गांव में एक आरआरबी है, किसी ग्रामीण क्षेत्र में एक आरआरबी डिस्ट्रिक्ट में। अब ये दो जो ब्रांच है, दो जो बैंक है, ये दोनों बैंक्स के सामने रिस्क अलग अलग होंगे ना। सो एज एन पीओ आपका काम होगा कि आपके रिस्पेक्टिव बैंक के सामने किस तरीके के रिस्क है, दैट मींस आइडेंटिफिकेशन ऑफ रिस्क। पहले आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। आरआरबीज के सामने जो ज्यादातर कस्टमर्स है वो रूरल बेस्ड कस्टमर्स है। वहां पे एग्रीकल्चरल लोग ज्यादा होंगे, एग्रीकल्चर से जुड़े हुए लोग ज्यादा होंगे। वहां पे लेबर लोग ज्यादा होंगे, वहां पे स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर लोग ज्यादा होंगे। जबकि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के सामने बिजनेस पर्सन, सैलरीड एम्प्लॉयड, ये कस्टमर बेस ज्यादा होगा। अब ये दो लोग अलग अलग तरीके का रिस्क जनरेट करेंगे बैंक के सामने। क्रेडिट रिस्क अलग अलग होगा, इनके सामने लिक्विडिटी रिस्क अलग अलग होगा, है ना। तो आपका काम क्या होगा एज एन पीओ, फर्स्ट टू आइडेंटिफाई व्हाट काइंड ऑफ रिस्क योर बैंक इज फेसिंग। जब आपको पता है कि आपकी बैंक के सामने मेजर रिस्क क्या है, मेजर प्रॉब्लम्स क्या है, तब आप सॉल्यूशन अकॉर्डिंगली जनरेट करके रहो। उसको आपको होगी रिस्क मैनेजमेंट। सो व्हाट इज रिस्क मैनेजमेंट? रिस्क मैनेजमेंट के अंदर हम बेसिकली बैंक के सामने जो रिस्क है उसको रिड्यूस करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो बैंक के सामने जो रिस्क मैनेजमेंट करना है उसके लिए पहले आइडेंटिफाई करना पड़ता है
ठीक है, तो आइडेंटिफाई करने के लिए आपने सारे तरीके के रिस्क देख लिए। देन देयर इज अ प्रोसेस नोन एज कैमल रेटिंग सिस्टम। कैमल रेटिंग सिस्टम क्या है, थोड़ी देर में ढंग से पढ़ेंगे। और प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन, ये जो दो तरीके हैं, इन दो तरीकों से हम रिस्क मैनेजमेंट कर सकते हैं। कैमल रेटिंग सिस्टम ये बैंक की एक रेटिंग सिस्टम है, जबकि प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन इज अ एक्शन डन बाय आरबीआई टू कंट्रोल रिस्क इन फ्रंट ऑफ द बैंक। तो ये दो तरीके हैं, ये दोनों तरीके हम अभी थोड़ी देर में यहाँ पे पढ़ेंगे। सो कैमल रेटिंग सिस्टम, कैमल्स ये एक्रोनिम है, CAMELS, कैमल्स। ठीक है, तो C स्टैंड फॉर कैपिटल एडिक्वेसी, A स्टैंड फॉर एसेट क्वालिटी, M मैनेजमेंट, E स्टैंड फॉर अर्निंग क्वालिटी, L स्टैंड फॉर लिक्विडिटी, S स्टैंड फॉर सेंसिटिविटी टू द मार्केट रिस्क। दिस इज नोन एज कैमल्स। अब ये 6 पैरामीटर्स है। इन 6 पैरामीटर्स में बैंक की ऑडिटिंग की जाएगी, उनका इवेल्युएशन किया जाएगा और अकॉर्डिंगली बैंक को रेटिंग मिलेगी। क्या मिलेगी? रेटिंग। जैसे आप लोगों को पता होगा कि हम लोग जब इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस खरीदने जाते हैं, मान लो जैसे टीवी, फ्रिज, एसी, तब वो स्टार रेटिंग के साथ आते हैं ना, 5 स्टार रेटिंग तक होती है वहां पे, है ना। हमको पता है कि अगर कोई एसी सिंगल स्टार है और दूसरा एसी 5 स्टार है, तो 5 स्टार एसी ज्यादा इफिशियंट है कंपेयर टू द सिंगल स्टार एसी। सिंगल स्टार एसी ज्यादा पावर कंज्यूम करेगा, सिंगल स्टार एसी की परफॉर्मेंस थोड़ी सी पुअर होगी, जबकि 5 स्टार एसी परफॉर्मेंस भी अच्छा देगा और एनर्जी कंजम्पशन भी कम करेगा। तो ये रेटिंग सिस्टम है ना, जैसे इलेक्ट्रिकल अप्लायंस में रेटिंग सिस्टम है, उसी तरीके से बैंकों को भी रेट किया जाता है। बस वहां पे स्टार नहीं यूज करते, तो वहां पे 1 2 3 4 5 नंबर्स यूज किए जाते हैं। 1 to 5 के बीच में रेटिंग की जाएगी। 1 इज द पुअर, 5 इज द बेस्ट। इस तरीके से आपको रेटिंग की जाएगी। अब ये रेटिंग करने के लिए 6 पैरामीटर्स यूज करेंगे वो। तो वो 6 पैरामीटर्स कौन से हैं? कैपिटल एडिक्वेसी, एसेट क्वालिटी, मैनेजमेंट, अर्निंग क्वालिटी, लिक्विडिटी एंड सेंसिटिविटी टू द मार्केट रिस्क। ये 6 अलग अलग पैरामीटर्स। अब इन 6 पैरामीटर्स में हम देखेंगे कि बैंक को रेट किया जा रहा है। जब बैंक को रेट किया जाएगा तो 1 से 5 तक के नंबर दिए जाएंगे। अब कैमल रेटिंग के अंदर जो सबसे पहली चीज है वो है कैपिटल एडिक्वेसी। कैपिटल क्या होता है? मैंने लास्ट लेक्चर में समझाया था आपको कि कैपिटल इज अ मनी रिक्वायर्ड टू स्टार्ट अ बैंकिंग बिजनेस। किसी भी बैंकिंग बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए कैपिटल चाहिए होता है। जैसे अगर आपको एक कमर्शियल बैंक बनानी है, जस्ट लाइक योर HDFC, ICICI, तो आपके पास 500 करोड़ रुपए का कैपिटल होना चाहिए। अगर आपको स्मॉल फाइनेंस बैंक बनानी है, जैसे AU स्मॉल फाइनेंस बैंक, तो आपके पास 200 करोड़ रुपए का कैपिटल होना चाहिए। अगर आपको एक पेमेंट बैंक बनानी है, जैसे पेटीएम पेमेंट बैंक, तो आपके पास 100 करोड़ का कैपिटल होना चाहिए। डिफरेंट बैंक है, डिफरेंट कैपिटल बेस। तो ये कैपिटल होता है। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय कैपिटल एडिक्वेसी? सिंपल लॉजिक है। अब बैंक के अंदर ये जो कैपिटल होता है ना, ये कैपिटल जनरली बैंक में एक कुशन या फिर शॉक एब्जॉर्बर या फिर इंश्योरेंस की तरह काम करता है। जो भी कैपिटल होता है वो एक शॉक एब्जॉर्बर की तरह काम करता है। शॉक एब्जॉर्बर को, इंश्योरेंस को, कुछ भी कहो। जब भी बैंक प्रॉब्लम में आएगी तब ये कैपिटल बैंक को उस प्रॉब्लम से बाहर निकालने में मदद करता है। अब जैसे गाड़ियों के अंदर भी शॉक एब्जॉर्बर होता है ना, 2 व्हीलर का शॉक एब्जॉर्बर और ट्रक का शॉक एब्जॉर्बर अलग अलग है, क्योंकि ट्रक की साइज बड़ी है। हम 2 व्हीलर के शॉक एब्जॉर्बर को ट्रक में नहीं लगा सकते ना। उसी तरीके से कैपिटल जो होता है ना, वो बैंक की साइज के अकॉर्डिंग बनना चाहिए। अगर बैंक की साइज काफी ज्यादा है तो कैपिटल बेस भी ज्यादा होगा। बैंक की साइज छोटी है तो कैपिटल बेस कंपेरेटिवली छोटा होगा, है ना। तो ये कैपिटल एडिक्वेसी होती है। अगर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 500 करोड़ रुपए के कैपिटल बेस से काम कर रही है, लेकिन आज स्टेट बैंक ऑफ इंडिया तो काफी ज्यादा बड़ी हो गई ना, तो उनको कैपिटल भी बढ़ाना पड़ेगा। तो इसको आप कहोगे कैपिटल जनरेशन या फिर कैपिटल एडिक्वेसी। यहां पे क्या है कि देखा जाता है, जब भी ऑडिटर बैंक के अंदर आएंगे, दे विल लुक फॉर देयर कैपिटल एडिक्वेसी। वो देखेंगे कि बैंक के अंदर कैपिटल कितना है, कैपिटल एडिक्वेसी है कि नहीं। अब बेसल नॉर्म ये कहता है
कि बैंक के अंदर कंपेयर टू देयर रिस्क जो कैपिटल एडिक्वेसी होनी चाहिए वो 11.5% तक होनी चाहिए। इंडिया में ये नंबर है 11.5%। इसको कहते हैं कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो। सो कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो शुड बी 11.5%। और कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो क्या होता है? बैंक्स कैपिटल टोटल कैपिटल डिवाइडेड बाय रिस्क एसेट। रिस्क एसेट मतलब जो भी एसेट बैंक के सामने रिस्क जनरेट कर रहे हैं वो, जैसे कि एनपीए फॉर एग्जांपल एनपीए। सो बैंक के सामने जितने ज्यादा एनपीए होंगे बैंक को उतना ज्यादा कैपिटल मेंटेन करना पड़ेगा। मान लो बैंक के सामने 100 करोड़ के रिस्क एसेट है, 100 करोड़ के रिस्क एसेट मतलब 100 करोड़ के एनपीए है बैंक में, तो उस 100 करोड़ का 11.5% कैपिटल होना चाहिए, मतलब आपका 11.5 करोड़ रुपए कैपिटल होना चाहिए। मान लो ये जो एनपीए है जो रिस्क है वो बस 10 करोड़ है, तो कैपिटल रिक्वायरमेंट भी कम हो जाएगी। अब कैपिटल रिक्वायरमेंट 1.15 करोड़ हो जाएगी, 1 करोड़ 15 लाख, उससे ज्यादा का कैपिटल रिक्वायरमेंट होना चाहिए। तो यहाँ पर रिस्क कम हुआ तो कैपिटल भी कम हुआ, इसको आप कहोगे कैपिटल एडिक्वेसी। तो जब भी बैंक में ऑडिट करने के लिए आएंगे, इवैल्यूएशन के लिए आएंगे, तब ये देखा जाएगा बैंक के अंदर कैपिटल एडिक्वेसी कितनी है। क्या बैंक के पास 11.5% की कैपिटल एडिक्वेसी मेंटेन है? अगर इससे कम कैपिटल एडिक्वेसी है तो फिर बैंक की रेटिंग कम होगी, अकॉर्डिंगली जितनी कम उतनी रेटिंग कम होती जाएगी। सो दिस इज कैपिटल एडिक्वेसी। बढ़ते हैं नेक्स्ट, दैट इज एसेट क्वालिटी। व्हाट डू यू मीन बाय दिस एसेट क्वालिटी? एसेट बैंक के अंदर दो चीजें होती है, मैंने आपको बताया, लायबिलिटी एंड एसेट। लायबिलिटी मतलब मराठी मध्ये आपण याला म्हणतो देय, दैट मीन्स देने का है। बैंक के पास देने वाली चीजें कौन सी होती है? मतलब खर्चा, एक्सपेंडिचर। एक तरीके से ये एक्सपेंडिचर है, एक तरीके से ये क्या है? एक्सपेंडिचर है। तो बैंक कहां पे पैसा देती है? जब डिपॉजिटर्स बैंक में आते हैं तब डिपॉजिटर्स को पैसा वापस करना पड़ता है ना। डिपॉजिटर्स ने डिपॉजिट किया, वो कुछ समय बाद विड्रॉ करने के लिए आएंगे, तो उनको विड्रॉ करते समय पैसे देने हैं और इंटरेस्ट के साथ देने, तो वो एक्सपेंडिचर है बैंक के। तो डिपॉजिट्स इनटू द बैंक आर लायबिलिटी। तो एसेट्स क्या है? जहां से इनकम जनरेट होगी, जहां से आप कमाई करोगे, जहां से पैसा बैंक में आएगा। तो बैंक में पैसा कहां से आ रहा है? तो वो लोन से आ रहा है। जब बैंक लोगों को कर्जे देती है तब लोग वो कर्जा वापस करते हैं, साथ ही इंटरेस्ट भी देते हैं, हायर इंटरेस्ट देते हैं। दैट मीन्स बैंक के अंदर पैसा आ रहा है, इनकम जनरेट हो रही है। तो लोन आर कंसिडर्ड एज एसेट्स। सो लोन आर एसेट। यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं एसेट क्वालिटी, मतलब बैंक के अंदर जो एसेट्स है उनकी क्वालिटी कैसी है। अब ये लोन्स की भी क्वालिटी होती है। एनपीए के चैप्टर में मैं आपको पूरा इसको विस्तार से पढ़ाऊंगा कि ये एसेट क्वालिटी कैसी होती है। अभी बस एक शॉर्ट में इसको समझते हैं कि मान लो आपने कर्जा लिया है, एक मई को आपको क्या करना है? आपको पहला ईएमआई पे करना है। मान लो आपने 1 मई को ईएमआई पे नहीं किया तो बैंक आपको SMA0 कैटेगरी में डालेंगे। पहला ईएमआई मिस कर दिया आपने, फिर आपका दूसरा ईएमआई आएगा मई के बाद जून, 1 जून को। तो दूसरा ईएमआई जब आपका आएगा तब आपने दूसरा भी ईएमआई मिस कर दिया। सो यू मिस बैक टू बैक 2 ईएमआई। तो जब आप दूसरा ईएमआई मिस कर रहे हो 30 दिन के बाद, तब आपको SMA1 कैटेगरी में डाला जाएगा। फिर तीसरा ईएमआई आएगा 1 जुलाई को, आपने अगर वो भी मिस कर दिया तब आपको SMA2 कैटेगरी में डाला जाएगा। मतलब आपको 1 मई का पहला ईएमआई था, लेकिन उसके बाद आपने पैसा ही नहीं दिया ना, पहला ईएमआई मिस कर दिया, दूसरा भी मिस कर दिया, तीसरा भी मिस कर दिया। जैसे जैसे आपकी ईएमआई मिस होते जा रहे हैं आपकी कैटेगरीज वर्स्ट होती जा रही है। ये वर्स्ट कैटेगरी, SMA1 से SMA0 से SMA1 कैटेगरी इज द वर्स्ट, SMA1 से SMA2 कैटेगरी इज द वर्स्ट। अब 1 जुलाई के बाद आपका 1 अगस्त को चौथा ईएमआई है 90 दिन के बाद। अगर आपने ये भी ईएमआई मिस कर दिया तब आपको सब स्टैंडर्ड एसेट कहा जाएगा। सब स्टैंडर्ड एसेट मतलब ये और ज्यादा खराब हो गया, आपकी क्वालिटी कैसे हो गई? और ज्यादा खराब हो गई। यहां से आपका एनपीए कैटेगराइजेशन शुरू होता है। यहां से व्हेन यू डिक्लेयर एज सब स्टैंडर्ड एसेट दैट मींस यू आर एनपीए। फिर इसके बाद 1 साल तक वेट करेंगे। तो मान लो 1 अगस्त 2022 है,
तब 1 अगस्त 2023 तक वेट करेंगे, फिर 1 अगस्त 2023 को आपको डाउटफुल एसेट डिक्लेयर करेंगे, मतलब और ज्यादा खराब। जैसे जैसे आपकी एसेट की क्वालिटी खराब होती है ना, वैसे वैसे बैंक के सामने रिस्क और ज्यादा गहरा होते जाता है। अगर ऑडिटर आए बैंक में और वो देख रहे हैं कि बैंक में डाउटफुल एसेट काफी ज्यादा है, डाउटफुल एसेट के बाद जो कैटेगरी आती है वो लॉस एसेट है, ईएनपी के अंदर हम पढ़ेंगे, तो सबस्टैंडर्ड एसेट, डाउटफुल एसेट एंड लॉस एसेट आर नोन एज एनपीए कैटेगरीज। अब जब ऑडिटर बैंक में आएंगे वो देखेंगे अरे इनकी बैंक में तो लॉस एसेट सबसे ज्यादा है, मतलब बैंक के सामने रिस्क काफी ज्यादा है ना, तो उस तरीके से आपकी रेटिंग गिरेगी। देखेंगे कि बैंक के अंदर डाउटफुल एसेट ज्यादा है, फिर रेटिंग और थोड़ी इंप्रूव रहेगी, फिर देखेंगे सबस्टैंडर्ड एसेट, फिर देखेंगे एसएमए 2, एसएमए 1, एसएमए 0। अगर कोई अकाउंट रेगुलर है, मतलब उसने एक भी ईएमआई मिस नहीं किया, तो उसको कहेंगे स्टैंडर्ड एसेट। वो क्या है? स्टैंडर्ड एसेट। जब बैंक के अंदर स्टैंडर्ड एसेट ज्यादा है तो ये माना जाएगा कि बैंक अच्छा काम कर रही है, बैंक प्रॉफिट भी कमा रही है और लोग ईमानदारी से पैसे भी वापस कर रहे हैं, सारी चीजें अच्छी चल रही है यहाँ पे। अगर ऑडिटर देखेंगे बैंक के अंदर स्टैंडर्ड एसेट सबसे ज्यादा है और ये लॉस एसेट होकर एकदम नेग्लिजिबल है, तो बैंक की रेटिंग अच्छी दिखेगी। अंडरस्टूड? तो इसको आप कहोगे एसेट क्वालिटी, स्टैंडर्ड एसेट, एसएमए अकाउंट, एनपीए, ये क्या है? क्वालिटीज है, ये एसेट्स की क्वालिटीज है। सो जैसे एसेट की क्वालिटी उस हिसाब से आपको मार्क्स मिलेंगे। अगर आपके बैंक में एनपीए रेट ज्यादा है तो आपकी क्वालिटी, मतलब आपकी बैंक की रेटिंग खराब है। अगर आपकी बैंक में एनपीए कम है तब मानेंगे आपकी बैंक की आपकी एसेट क्वालिटी अच्छी है, मतलब आपकी रेटिंग भी अच्छी है। थर्ड इज मैनेजमेंट। ये मैनेजमेंट भी काफी इंपॉर्टेंट है। ये मैनेजमेंट भी काफी इंपॉर्टेंट है। अब मैनेजमेंट के अंदर चीजें कौन सी आती है? ठीक है, बोर्ड जो होता है बैंक का वो काफी इंपॉर्टेंट है। मैनेजमेंट के अंदर देखा जाता है कि बोर्ड के अंदर जो भी मेंबर्स बैठे हैं वो कितने ज्यादा इफिशियंट है, कितने इनइफिशियंट है, वो कितने ज्यादा ईमानदारी से काम कर रहे हैं, इंटीग्रिटी से काम कर रहे हैं, उनके डिसीजन कितने गलत हुए, कितने सही हुए हैं, वो सही से मैनेजमेंट कर पा रहे कि नहीं कर पा रहे। अगर मैनेजमेंट फेलियर है तो बैंक के सामने लॉसेस ज्यादा होंगे ना, इसीलिए मैनेजमेंट को देखा जाता है और मैनेजमेंट को देख के ये डिसाइड किया जाता है कि बैंक की रेटिंग क्या होगी। अंडरस्टूड? अब रिसेंटली किस्सा हो गया था, चंदा कोचर जो आईसीआईसीआई के सीएमडी थे, उनके खिलाफ अभी केसेस चल रही, चार्जशीट है उनके खिलाफ एक, कि उन्होंने अपने पद का दुरुपयोग करते हुए उनके हस्बैंड को उन्होंने कर्जे दे दिए, पद का दुरुपयोग किया उन्होंने। तो ये मैनेजमेंट का लॉस है ना, ये मैनेजमेंट की तरफ से लॉस हुआ है। तो इस तरीके से देखा जाएगा, उनको पद से निकाला गया, अब उनके खिलाफ लीगल एक्शन ली जा रही है। लेकिन यहां से हमको समझ में आता है कि मैनेजमेंट गलतियां कैसे कर सकता है, तो ये मैनेजमेंट रिस्क है। फिर हम देखते हैं अर्निंग क्वालिटी। अर्निंग क्वालिटी के अंदर देखा जाता है कि बैंक के पास रिटर्न ऑन एसेट कितना है। रिटर्न ऑन एसेट मतलब बैंक ने जो कर्जे दिए हैं उन कर्जों के ऊपर बैंक को कितना वापस मिल रहा है, बैंक ने जो इन्वेस्टमेंट की है उस इन्वेस्टमेंट के अंदर बैंक को कितना वापस मिल रहा है, बैंक ने अगर कुछ सोना खरीदा है, सोना खरीदने के बाद बैंक को कितना प्रॉफिट हो रहा है। तो अर्निंग मतलब एक तरीके से प्रॉफिट, जितना ज्यादा प्रॉफिट उतना ज्यादा अर्निंग क्वालिटी अच्छा है। ये भी देखा जाता है कि फ्यूचर के लिए बैंक क्या सोच रही है, कि फ्यूचर में बैंक कितना कमाने के बारे में सोच रही है, कि बैंक अपने प्रॉफिट को बढ़ाने के बारे में कितना प्लानिंग कर रही है। तो ये सारी जो चीजें जो बैंक के प्रॉफिट बढ़ाने के लिए काम में आएगी, वहां से आपकी अर्निंग क्वालिटी को जज किया जाएगा। सो दिस टॉक अबाउट अर्निंग क्वालिटी। उसके बाद है कि लिक्विडिटी। बैंक के अंदर लिक्विडिटी भी होती है। लिक्विडिटी मतलब कैश, कैश जैसा थोड़ी देर पहले एक्सप्लेन किया था। अगर बैंक के पास लिक्विडिटी कम है तब ये कैमल रेटिंग के अंदर काफी निगेटिवली इंपैक्ट करेगा, आपकी बैंक की रेटिंग खराब हो जाएगी। नेक्स्ट इज सेंसिटिविटी टू द मार्केट रिस्क। अब ये थोड़ी सी नई चीज है, मार्केट रिस्क के कारण बैंक के सामने कितनी सेंसिटिविटी आ रही है वो ये चीजें बताएंगे। मान लो आरआरबी है, रीजनल रूरल बैंक, और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ये मुंबई के अंदर एक पॉश इलाके में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, ये किसी ग्रामीण क्षेत्र में आरआरबी है। अब ये जो आरआरबी है ना, इसके सामने ज्यादातर कस्टमर एग्रीकल्चरल बेस्ड कस्टमर है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के सामने ज्यादातर कस्टमर सैलरीड एम्प्लॉयड है।
या मैं थोड़ा सा एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल दे रहा हूँ, लेकिन पूरा भी हाइपोथेटिकल नहीं है, ये जनरल सिनेरियो भी है। जब एग्रीकल्चरल बेस काफी ज्यादा है आरआरबी के सामने, तो हम मानेंगे कि आरआरबी की सेंसिटिविटी काफी ज्यादा है मार्केट रिस्क में। आरआरबी की सेंसिटिविटी क्यों ज्यादा है? क्योंकि जो एग्रीकल्चरल बेस है वो बारिश के ऊपर डिपेंडेंट है। बारिश हुई तो ठीक है, नहीं हुई तो एग्रीकल्चरल मार्केट कोलैप्स कर जाएगा, एग्रीकल्चर मार्केट कोलैप्स करेगा तो आरआरबी के सामने डिफॉल्ट बढ़ जाएगी। कंपेयर टू द सैलरीड एम्प्लॉयड, यहाँ पे रिस्क कम है, मतलब एसबीआई के सामने सेंसिटिविटी कम है, जबकि आरआरबी के सामने सेंसिटिविटी ज्यादा है हमारे एग्जांपल में। तो यहाँ से हम समझते हैं कि सेंसिटिविटी टू द मार्केट रिस्क। मान लो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और एचडीएफसी दो बैंक है। अब एचडीएफसी ने ज्यादातर पैसा जो है ना शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करके रखा है, ज्यादातर पैसा, और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने ज्यादातर पैसा लोन में दिया है, वो भी सरकार को। अब हम कहेंगे जब स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने अपना ज्यादा कर्जा सरकार को दिया है, तो सरकार स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को धोखा नहीं देगी, वहां पे सरकार डिफॉल्ट भी हो सकती है। तो इसलिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के सामने रिस्क काफी कम है, सेंसिटिविटी काफी कम है इसकी। जबकि एचडीएफसी जिन्होंने ज्यादातर पैसा शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करके रखा है, उनकी सेंसिटिविटी भयंकर है ना। शेयर मार्केट अफवाह पे उछलता है, अफवाह पे गिर जाता है, तो अफवाह शेयर मार्केट को कंट्रोल कर रही है, और ऐसे शेयर मार्केट में अगर बैंक इन्वेस्ट कर रही है तो बैंक के सामने खतरे काफी ज्यादा है, मतलब सेंसिटिविटी ज्यादा है बैंक की। यहां से हम समझते हैं सेंसिटिविटी टू द मार्केट रिस्क। सो गाइस, ये 6 अलग अलग पैरामीटर्स हैं। इन 6 पैरामीटर्स में बैंक की रेटिंग की जाती है, अकॉर्डिंगली बैंक को रेट किया जाएगा, और रेट करने के बाद बैंक का एक फाइनल स्कोर आएगा, वो होगा आपका कैमल रेटिंग। तो कैमल रेटिंग बताता है बैंक के सामने रिस्क कितने ज्यादा है और बैंक उन रिस्क के लिए कितनी ज्यादा प्रिपरेशन कर रही। सो दिस इज नोन एज कैमल रेटिंग। सो गाइस, आज के लिए इतना ही। इसके बाकी के टॉपिक्स हम नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।